me. Assalamualaikum. My name is Dr. Numan. I am senior demonstrator of pathology, and I am going to discuss the disease which is known as celiac disease. It is the disease of the intestine. I hope you have gone through the major issues of the intestine, major issues of GIT, and regarding GIT, major issues of the intestine. One of them is malabsorption. You have already discussed malabsorption. What is malabsorption? Before going to the celiac disease की बात करने से पहले, let me tell you about the malabsorption. Malabsorption किसको कहते हैं? ये next. Translation. So, starting with malabsorption. Malabsorption क्या होती है? Simple is that malabsorption का मतलब क्या है कि हजम नहीं हो रही कोई चीज किसी चीज की इंजेक्शन नहीं हो रही, कोई चीज हजम नहीं हो रही. अगर हम अपने टर्म्स में बोलें तो वो हजम नहीं हो रही, दैट इज malabsorption. अगर इसको डिफाइन करें तो डेफिनेशन में फिर लंबी डेफिनेशन है कि अगर फैट या विटामिन्स या कार्बोहाइड्रेट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स वगैरह इसमें से कोई चीज भी अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रही, डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो दैट इज malabsorption. यानी किसी चीज का पुअरली एब्जॉर्ब होना या ना होना, दैट इज malabsorption. अब एक पेशेंट आपके पास आता है तो वो आपको डायरेक्ट ये तो नहीं कहेगा कि मुझे malabsorption है. वो कोई फीचर्स बताएगा आपके, जिसके बाद यू विल डिसाइड दैट ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम malabsorption. ठीक है, वो क्या आपको बताएगा? वो आपको बताएगा मेन कंप्लेन क्या होगी. मेन कंप्लेन होगी कि मुझे भूख नहीं लगती और मुझे डायरिया है. भूख भी नहीं लगती, डायरिया भी है. अब भूख भी नहीं लग रही और डायरिया भी है तो डेफिनेटली वेट लॉस भी होगा. कुछ पेशेंट्स में एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, किसी में कुछ और साथ में फीचर्स भी आ सकते हैं, बट दे ऑल आर फीचर्स ऑफ malabsorption. पेशेंट को कुछ जो वो खा पी रहा है उसमें से कोई चीज ऐसी है जो एब्जॉर्ब नहीं हो रही. वो प्रोटीन हो सकती है, फैट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकती है, कोई और मिनरल्स, कोई इस तरह न्यूट्रिएंट्स में से कुछ भी हो सकता है. अब इसकी जो हॉलमार्क है malabsorption का, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज स्टीटोरिया. ठीक है, ये क्या है? वो कहेगा कि जो आपको हिस्ट्री देगा डायरिया की, वो बताएगा कि मुझे, बल्कि आप पूछेंगे उससे कि बल्कि डायरिया है, बहुत ज्यादा अमाउंट में आता है और उसकी खास स्मेल होती है और वो स्टिकी होता है, यानी जहां पे वो स्टूल गिरा है उसके वो साथ में वो चिपक रहा है, स्टिकी नेचर है. दैट मीन्स कि दिस स्टूल हैज लॉट ऑफ अमाउंट्स ऑफ फैट. ठीक है, इस तरह की चीजें उसमें ज्यादा है, तो देन वी विल कॉल इट एज स्टीटोरिया. दिस इज द साइन जिसे हम स्टीटोरिया कहते हैं, और ये खास होता है फॉर malabsorption. सो एक पेशेंट आपके पास आया है और वो आपको हिस्ट्री दे रहा है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम डायरिया, मुझे सही तरह कुछ हजम भी नहीं हो रहा, खा पी रहा हूं मैं, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझे भूख नहीं लगती और इसी वजह से मेरा वेट लॉस भी हो रहा है, मुझे ऐसे फील होता है कि मेरा जो पेट है वो फूला हुआ है, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है मुझे. इस तरह की बातें आपको बता रहा है और फिर आप एक दो क्वेश्चन और करते हो अबाउट द डायरिया एंड यू डिसाइड ही इज सफरिंग फ्रॉम malabsorption. अब malabsorption की लॉट ऑफ कॉजेज हैं. ठीक है, मुख्तलिफ कॉजेज हैं. यार ये नेक्स्ट क्यों नहीं होगा? देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज ऑफ malabsorption, जिसमें से एक है celiac disease. दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ celiac disease. अब हम celiac disease की बात करेंगे. अब ये celiac disease क्या है? अगेन इट इज malabsorption. ठीक है, और वो किस चीज की होती है? दैट इज
ग्लूटन कंटेनिंग फूड, जो भी आप खा रहे हैं उसके अंदर अगर ग्लूटन है, उस पेशेंट जो भी खा रहा है उसके अंदर अगर ग्लूटन है तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये डाइजेस्ट नहीं होगा, एंड दैट विल लीड टू ए मेल एब्जॉर्प्शन, यानी कि पेशेंट को वो डायरिया वाली और वो सारी वो कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो जब आप स्पेसिफिकली उससे पूछोगे कि कौन सी चीज ऐसी है, क्या आप हिस्ट्री लोगे, ज़ाहिर है आप जब आप पेशेंट को देख रहे होते हैं तो आप उसकी क्लिनिकल फीचर्स को ज्यादा फोकस करते हैं और उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। वो हिस्ट्री में आपको जब आप इंक्वायर करोगे तो यू विल कम टू नो दैट कि उसे खास किस्म की फूड खाने से मसला होता है, और वो कौन सी फूड होती है, मोस्ट कॉमनली व्हीट, राई, बार्ले, ठीक है, इनके खाने से इस पेशेंट को ये इशू आ रहा होता है। दिस इज अ मेल एब्जॉर्प्शन, और इसे हम बोलते हैं सीलिएट डिजीज। अब सीलिएट डिजीज इसे ही कहते हैं, सीलिएट स्क्रू भी कहते हैं, इसे ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी भी कहते हैं। वेरी सिंपल, ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी, दैट इज अ डिजीज ड्यू टू ग्लूटेन, ठीक है। अगर मैं सिंपली इसे कहूं, ग्लूटेन की वजह से ग्लूटेन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। नाउ दिस इज अ इम्यून मीडिएटेड डिजीज। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इट इज एन इम्यून मीडिएटेड एंटेरोपैथी triggered by the ingestion of gluten containing cereals like wheat, rye or barley in genetically predisposed person, ठीक है। अभी तक मैंने ये कहा कि अगर पेशेंट आए आपके पास और वो आपको हिस्ट्री दे मेल एब्जॉर्प्शन की, तो आपने उसके अंदर जब आप उसकी कॉजेज देखेंगे तो उसमें एक कॉज होगी सीलिएक डिजीज। हम सीलिएक डिजीज की बात कर रहे हैं। देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज ऑफ मेल एब्जॉर्प्शन, जिनमें से एक कॉज है सीलिएक डिजीज। कैसे आप सीलिएक डिजीज तक पहुंचेंगे? जब आप उसकी टिपिकली उसके खाने पीने की हिस्ट्री लेंगे और उससे पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि कौन कौन सी चीजें खाने से मुझे ज्यादा ये प्रॉब्लम होता है। व्हीट, राय, बार्ले से बनी हुई चीजें खाने से ज्यादा इश्यूज होता है, एंड दिस इज एक्चुअली पेशेंट ऑफ सीलिएक। एंड व्हाट इज सीलिएक डिजीज? इट इज एन इम्यून मीडिएटेड डिजीज triggered by ingestion of gluten containing cereals. Now, this disease has a prevalence of 0.5 to 1%. मुख्तलिफ वर्ल्ड वाइड इसकी ये प्रेवलेंस है, मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ है। कुछ रीजन्स में ज्यादा कॉमन होती है, कुछ रीजन में ज्यादा एंडेमिक होती है, लेकिन ओवरऑल इसकी 0.5 to 1% इसकी इंसिडेंस है, प्रेवलेंस है। और ज्यादातर इसे सोचा जाता है कि इट इज अ यूरोपियन डिजीज, डिजीज ऑफ द कॉकेशियन ओरिजिन, ये माना जाता है, बट दिस डिजीज इज वर्ल्ड वाइड, हर जगह ही है। नाउ दिस इज इम्यून मीडिएटेड डिजीज एंड इट हैज स्पेसिफिक HLA एसोसिएशन, एंड दैट HLA इज DQ2 एंड DQ8। वो पेशेंट्स, वो लोग जिनके अंदर ये HLA, DQ2 और DQ8 की इश्यूज होते हैं, की म्यूटेशंस होती हैं, की गड़बड़ होती है इन चीजों की, तो उनमें दे आर प्रोन टू डेवलप सीलिएक डिजीज। अच्छा, ये होती कैसे है, क्यों होती है, मैंने बता दिया। होती क्या है ये भी बता दिया कि ये मेल एब्जॉर्प्शन है एक्चुअली, यानी ग्लूटेन वाली खुराक जो है, ग्लूटेन कंटेनिंग फूड्स वो एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है। अब ये होता कैसे है, प्रोसेस कैसे होता है? होता ये है कि जब आप कोई खुराक खाते हो, ग्लूटेन कंटेनिंग फूड, व्हीट, राय, बार्ले, इनमें से कुछ चीजें, इससे बनी हुई चीजें आप खाते हो, तो क्या होता है, इंटेस्टाइनल ब्रश एंजाइम्स उस ग्लूटेन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अमाइनो एसिड, ठीक है। ये प्रोटीन है ग्लूटेन, इट इज कन्वर्टेड इनटू 33 अमाइनो एसिड, दैट इज ग्लाइडिन में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ ग्लाइडिन इज टेकन इनसाइड द एंटेरोसाइट बाय टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज। इस प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है, ये ग्लाइडिन को अंदर ले जाती है और वहां पर इसको डीएमाइडेटेड ग्लाइडिन में कन्वर्ट कर देती है, यानी इसका एमाइड ग्रुप इससे डीटैच हो जाता है। ये काम कौन कर रहा है? टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डीएमाइडेटेड ग्लाइडिन है, दैट इज टेकन बाय द एपीसी, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, कोई भी मैक्रोफेज या जो भी जिसके भी ये काबू आता है, स्पेसिफिकली
एनी एंटी प्रेजेंटिंग सेल वो इसे कैप्चर करेगा और इसे प्रेजेंट करेगा टू द टी सेल। कौन सा टी सेल? CD4 हेल्पर टी सेल को ये प्रेजेंट कर देगा और वहां से फिर इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द बी सेल एंड बी सेल विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, बी सेल फिर प्लाज्मा सेल एंड देन एंटीबॉडी। ये सारा प्रोसेस, ये सारा आपने पढ़ा है, ये प्रोसेस आपने थर्ड ईयर में कैसे इम्यून मैकेनिज्म होता है, एंटीबॉडीज कैसे बनती हैं, CD4 मीडिएटेड इम्यून मैकेनिज्म कैसे होता है, ये वही मैकेनिज्म है। इसी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन एट द एंड इसमें हो क्या रहा है? एट द एंड एंटीबॉडीज बन रही हैं। अच्छा क्या मैंने बताया अभी तक? ग्लूटेन कंटेनिंग फूड जब आप खाते हैं तो होता क्या है? इंटेस्टाइनल एंजाइम्स उस ग्लूटेन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू, यानी उस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अमाइनो एसिड। दिस ग्लाइडिन इज अ 33 अमाइनो एसिड। ये फिर अंदर जाती है इनटू द एंटेरोसाइट और ये काम कौन कर रहा है? टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज उसे अंदर लेके जा रहा है, वहां जाके ग्लाइडिन को कन्वर्ट कर देता है इनटू डीएमाइडेटेड ग्लाइडिन। उसका एमाइड ग्रुप डिटैच कर देता है ताकि ये एपीसी के साथ, एपीसी इसे रिकॉग्नाइज कर सके, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसे रिकॉग्नाइज कर सके, इसे अपने साथ अटैच करवा सके। फिर वो इसे एपीसी प्रेजेंट कर देता है टू द CD4 हेल्पर टी सेल्स और CD4 हेल्पर टी सेल फिर उसी तरह जो उसका इम्यून मैकेनिज्म है उसके थ्रू एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। एंड दीज आर 3 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज: एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडीज, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज एंटीबॉडी एंड एंटी एंडोमिशियम एंटीबॉडी। ये 3 तरह की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब इसी दौरान जहां पर ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं, दूसरी तरफ हो क्या रहा है? दूसरी तरफ होता क्या है कि CD8 टी सेल वो लिम्फोसाइट्स के CD8 टी सेल्स एंटेरोसाइट्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। वो क्या करते हैं? एंटेरोसाइट्स के अंदर जैसे ही ग्लाइडिन अटैच होती है, एंटेरोसाइट्स के साथ आके लगती है, ग्लाइडिन जब यहाँ पर आके लगती है तो एंटेरोसाइट्स क्या करते हैं? वो इंटरल्यूकिन 15 रिलीज करवाते हैं फ्रॉम द एंटेरोसाइट इंटरल्यूकिन 15 रिलीज करवाते हैं। इंटरल्यूकिन 15 रिलीज होने से CD8 की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। दोबारा से, जब ग्लाइडिन यहाँ पर आके लगती है, यही ग्लाइडिन जो कन्वर्ट हुई है फ्रॉम ग्लूटेन इनटू ग्लाइडिन, जब ये ग्लाइडिन इस एंटेरोसाइट के साथ आके लगेगी, इसके साथ अटैच होगी, तो उससे क्या होगा? ये एंटेरोसाइट इंटरल्यूकिन 15 साइटोकाइन रिलीज करेगा। जब ये इंटरल्यूकिन 15 साइटोकाइन रिलीज होगा तो इससे क्या होगा? यही एंटेरोसाइट इस रिसेप्टर को, इसकी एक्सप्रेशन को बढ़ा देगा, NKG2D इसकी एक्सप्रेशन को बढ़ा देगा। जब ये एक्सप्रेशन बढ़ जाएगी इन रिसेप्टर्स की तो इससे क्या होगा? CD8 सेल्स जल्दी से आगे से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रोसेस से हो क्या रहा है? ये जो प्रोसेस है इससे हो क्या रहा है? इससे CD8 की अटैचमेंट बढ़ रही है विद द एंटेरोसाइट और ये CD8 सेल्स दे आर किलर सेल्स, ये इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, ये इन एपिथेलियम को, इन एंटेरोसाइट्स को डैमेज करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से विशियस सर्कल ये स्टार्ट हो जाता है। एक तरफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं और दूसरी तरफ एंटेरोसाइट्स की डैमेज हो जाती है। एंटीबॉडीज बनती हैं थ्रू CD4, ठीक है, और डैमेज हो रहा है बाय द CD8 सेल्स। अब ये आपने याद रखना है, जब हम माइक्रोस्कोपी करेंगे सीलिक डिजीज की तो हम देखेंगे कि एंटेरोसाइट्स के अंदर, यानी इन इंटेरोसाइट, ये इंटेस्टाइन का जो सेल है, इसके अंदर लिम्फोसाइट्स मौजूद होंगे और वो लिम्फोसाइट कौन से होंगे? दे आर एक्चुअली CD8 लिम्फोसाइट जो एपिथेलियम के अंदर होंगे। ठीक है, उनका काम है कि वो इसको डैमेज करते हैं। सो दिस इज द पैथोजेनेसिस, दिस इज हाउ सीलिक डिजीज हैपन। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि जब सीलिक डिजीज का पेशेंट जिसके अंदर HLA-DQ2 या DQ8 की म्यूटेशन होती है, उनमें होता क्या है? जब वो खाना खाते हैं, वो खाना जिसके अंदर ग्लूटेन है, यानी व्हीट, राय या बार्ले से बना हुआ खाना जिसके अंदर ग्लूटेन है,
जब वो खाते हैं तो वो खाना हजम नहीं होता। क्यों हजम नहीं होता? उसका एक मैकेनिज्म है। होता क्या है कि ग्लूटेन इज कन्वर्टेड बाय these intestinal brush enzymes into gliadin. Gluten is converted into gliadin which is an amino acid. This 33 amino acid, this gliadin is taken up by tissue transglutaminase. ठीक है, जब ये टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज अंदर जाएगा, जब ये ग्लाइडिन अंदर जाएगा तो इट इज कन्वर्टेड इनटू डीएमाइडेटेड ग्लाइडिन, इसका एमाइड ग्रुप अलग हो जाएगा। अब इससे एपीसी प्रेजेंट कर देगा टू द CD4 हेल्पर टी सेल्स, और ये फिर CD4 लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, ये एंटीबॉडीज बनाएंगे, एंटीग्लाइडिन, एंडोम्यूसियम एंड एंटीटीटी, और यही एंटीबॉडीज फिर आगे हमें हेल्प करेंगी इस पेशेंट की डायग्नोसिस में। जब हम इसकी सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाएंगे, जब हम इसका एंटीबॉडी टेस्ट करवाएंगे, तो वो कौन सी एंटीबॉडीज चेक कर रहे होंगे हम यही एंटीबॉडीज का लेवल चेक कर रहे हैं, एंटीग्लाइडिन का, एंटी एंडोम्यूसियम का और एंटी टीटीजी यानी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज, इनका चेक कर रहे होंगे लेवल। और दूसरी तरफ क्या हो रहा होगा, दूसरी तरफ CD8 की एक्यूमुलेशन हो रही होगी, CD8 लिम्फोसाइट्स की एक्यूमुलेशन हो रही होगी इनटू द इंटेरोसाइट्स, और वो यहाँ आके इनको डैमेज कर रहे होंगे। ठीक है, नाउ आई हैव टोल्ड यू कि सीलियक डिजीज इज एन इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर। तो जैसे दूसरी इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर्स की एसोसिएशन होती है विद अदर इम्यून डिजीजेस, उसी तरह इसकी भी होती है। जितनी भी इम्यून मीडिएटेड डिजीजेस हैं मोस्टली दे आर एसोसिएटेड विद अदर इम्यून डिजीजेस एज वेल। सीलियक डिजीज इज नॉट एन एक्सेप्शन। इसमें भी यही होता है कि सीलियक डिजीज के पेशेंट में सीलियक डिजीज तो होती है, बट देयर आर आल्सो द चांसेस ऑफ अदर इम्यून मीडिएटेड डिजीजेस इन द सेम पर्सन। उसे हो सकता है कि टाइप 1 डायबिटीज हो, जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि he is also suffering from type 1 diabetes, from thyroiditis, from Sjogren syndrome, from Down syndrome, Turner syndrome, so on, so on. So the patient of celiac disease can be suffering from other immune diseases. अच्छा, अब ये जो सीलियक डिजीज का पेशेंट है ये प्रेजेंट कैसे करेगा? ये वैसे ही प्रेजेंट करेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे मेल एब्जॉर्प्शन का पेशेंट प्रेजेंट करता है, ये वैसे ही प्रेजेंट करेगा। चंद फीचर डिफरेंट होंगे, बाकी सब वही। अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो अडल्ट्स में भी अब ऐसे ही होगा कि पेशेंट को क्या होगा, उसे डायरिया होगा। अडल्ट्स में हम बात करें तो 30 to 60 ईयर हम काउंट कर रहे हैं। एनी हाउ, अडल्ट्स के अंदर प्रेजेंटेशन सेम होगी उसी तरह से। क्या होगा, उसे डायरिया होगा, उसे उसी तरह एनोरेक्सिया होगा, भूख नहीं लगेगी, उसे वेट लॉस होगा, उसे ब्लॉटिंग होगी, फटीग होगी, ज़्यादा जब खा पी नहीं रहा और डायरिया ज्यादा है तो उसे फटीग होगी। अच्छा, अब डायरिया है, खा भी नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि देयर आर आल्सो चांसेस ऑफ अनीमिया। हो सकता है कि पेशेंट को, क्योंकि वो उसकी खुराक प्रॉपर नहीं है, तो हो सकता है उसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया हो, साथ में B12 या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो गई हो, उनकी वजह से एनीमिया हो गया हो, तो दिस इज आल्सो ए पॉसिबिलिटी। बट जो इसके अपने फीचर हैं सीलियक डिजीज की तरफ सोचने के लिए, वो मेल एब्जॉर्प्शन वाले ही हैं। यानी कि उसे डायरिया है, उसे एनोरेक्सिया है, उसे वेट लॉस है, साथ में एडिशनल फीचर उसे ब्लॉटिंग है, उसे कोई और फीचर है, कोई एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, इस तरह की एनीमिया है वगैरह वगैरह, ये भी हो सकता है। अच्छा, तो दिस सीलियक डिजीज इज मोर कॉमन इन पीड्स। बच्चों में ये ज्यादा होती है, और बच्चों में ये 6 से 24 महीने यानी कि विद इन फर्स्ट 2 ईयर्स ये मोस्टली ये अपीयर हो जाती है। फर्स्ट 2 ईयर के अंदर उसे साइन सिम्टम आने शुरू होते हैं। अब 6 मंथ्स के बाद क्यों आते हैं? क्योंकि मोस्टली 6 मंथ तक द बेबी इज ऑन मदर फीड, वो मदर मिल्क पे होता है। ठीक है, तो जब मोस्टली उसकी फीडिंग, जो उसकी वीनिंग जो है वो स्टार्ट होती है आफ्टर द 6 मंथ। जब वीनिंग स्टार्ट होगी, माँ उसे ज़ाहिर है वीट राय बार्ले से बनी हुई कोई चीज देगी, तो बच्चे को ये फीचर आने शुरू हो जाएंगे, और फिर इशू बनेगा, फिर माँ भागेगी टुवर्ड्स द डॉक्टर, एंड डॉक्टर विल आस्क अबाउट सर्टेन थिंग्स, कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, एंड देन he or she will diagnose the patient as a candidate as a patient of celiac disease. अच्छा, अब बच्चे को क्या हो रहा?
बच्चे को अगेन वही वाले फीचर, उसको डायरिया है, उसको डायरिया होगा, उसे एनोरेक्सिया होगा, खा पी नहीं रहा होगा, ठीक है, लिहाजा से क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। और इसके अलावा और क्या होगा, अब बच्चा है तो बच्चे में साइन सिम्टम जरा ज्यादा होंगे, क्योंकि बच्चा है ज्यादा टॉलरेट नहीं करता, तो वो इरिटेबल होगा, उसकी एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी और उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे को उसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उसे न्यूट्रिएंट्स और ये वो ज्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ अभी हो रही होती है, स्टार्ट हुई होती है। तो उस एज में ही अगर उसे प्रॉपर उसकी डाइट नहीं मिल रही तो डेफिनेटली उसके लिए ग्रो करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे फीचर हैं बच्चों में जो हमें बता रहे होते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मेल एब्जॉर्प्शन, और फिर उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वो इज ही सफरिंग फ्रॉम मेल एब्जॉर्प्शन ड्यू टू सीलियक डिजीज और ड्यू टू समथिंग एल्स। वो फिर हम उसकी अकॉर्डिंग टू हम क्लिनिकल हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और फिर डायग्नोसिस करवाते हैं। सो पेशेंट बच्चा जो है उसके भी फीचर वही होंगे, क्या होंगे, डायरिया होगा, और क्या होगा, भूख नहीं लगेगी, और क्या होगा, वेट लॉस होगा, और क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है, बच्चा इरिटेबल होगा वगैरह, और ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी वगैरह वगैरह। इसके अलावा और सिम्टम्स, जो ये तो क्लासिकल सिम्टम्स थे, जो टिपिकल सिम्टम्स थे, इसके अलावा और सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे उसे पेन हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री भी हो सकती है वगैरह। ये सारे ये नॉन एटिपिकल या एटिपिकल फीचर्स हैं, ये क्लासिकल फीचर्स नहीं है, ठीक है, ये चीजें भी हो सकती हैं, बट आपने जो फोकस करना है वही है मेल एब्जॉर्प्शन वाले जो फीचर्स जो हम पहले बात कर चुके हैं। फिर मैंने बताया था आपको कि हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, ये तो जनरल इन्वेस्टिगेशन होती हैं, वो आपको पता ही है कि कौन कौन सी करवाते हैं हम रूटीन में, लेकिन जो स्पेसिफिक हैं, जो हम सीलियक डिजीज के लिए स्पेसिफिक करवाएंगे वो कौन सी होंगी, वो वही एंटीबॉडीज हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके, जो उसकी पैथोजेनेसिस में हमने देखा है कि जो एंटीबॉडीज बनती है। कौन सी एंटीबॉडीज, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज, एंटी डी एमाइडेटेड ग्लाइडिन और एंटी एंडोमेट्रियल एंटीबॉडी, ये हैं एंटीबॉडीज जो हम चेक करते हैं टू डायग्नोज द केस ऑफ सीलियक डिजीज। अगर एक पेशेंट है उसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स वही हैं जो अभी हमने बात की, यानी मेल एब्जॉर्प्शन वाला, उसके बाद आपने उसकी ये एंटीबॉडीज करवाई और इन एंटीबॉडीज का लेवल भी ज्यादा है, यानी सीरोलॉजी आपने करवाई, यानी ये सारे टेस्ट आपने करवाए तो इनका लेवल भी ज्यादा है, तो इट इज मोस्ट लाइकली अ केस ऑफ सीलियक डिजीज। अभी कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म हम वैसे अभी हम इसे करेंगे, ठीक है, लेकिन ये दोनों फीचर हमें बता रहे हैं कि ही इज सफरिंग फ्रॉम सीलियक डिजीज। इन्वेस्टिगेशन में हमने कहा एंटी टीटीजी, टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज, जो आईजीए एंटीबॉडीज होती है, एंटी डी अमाइडेटेड ग्लाइडिन, ये आईजीए आईजीजी दोनों करवा सकते हैं, आईजीए ज्यादा स्पेसिफिक होती है। इसी तरह एंटी एंडोमेट्रियल एंटीबॉडी, ये भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है बट सेंसिटिव नहीं होती, ठीक है। सो हम ये तीनों इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं एंड इट विल हेल्प अस इन डायग्नोसिस द सीलियक डिजीज। अब हम आते हैं टू द मॉर्फोलॉजी। अब हमने चेक करना है माइक्रोस्कोपी के अंदर, कि माइक्रोस्कोप के अंदर उसमें क्या नजर आ रहा है, यानी उसकी हिस्टोलॉजी चेक करनी है, उसके अंदर कौन से फीचर हैं, कौन सी चेंजेस आएंगे। और अगर एक पेशेंट है उसके अंदर क्लिनिकल फीचर भी सीलियक डिजीज वाले हैं, ड्रॉप तो नहीं होगा, उसके अंदर फीचर आपने देखे मेल एब्जॉर्प्शन वाले क्लिनिकल फीचर्स हैं, फिर आपने उसकी सीरोलॉजी की, सीरोलॉजी में एंटीबॉडीज भी रेज थी, अब आपके जहन में आ गया कि ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम सीलियक डिजीज, और फिर आप उसकी बायोप्सी भेजते हैं, उसकी बायोप्सी सेंड करते हैं, उसकी एंडोस्कोपी होती है, एंडोस्कोपी में उसकी बायोप्सी ली जाती है, कहां से लेते हैं, फ्रॉम द सेकेंड, फ्रॉम द डुडिनम और प्रॉक्सिमल जिजुनम, ठीक है, उसकी बायोप्सी ली जाती है फ्रॉम द सेकेंड, क्या वर्ड, फ्रॉम द सेकेंड पार्ट ऑफ डुडिनम और फ्रॉम प्रॉक्सिमल जिजुनम, ठीक है, यहां से उनकी बायोप्सी ली जाती है पेशेंट की, और वो सेंड की जाती है फॉर द ओपिनियन। और अगर हमें उस बायोप्सी में, उस एंडोस्कोपिक बायोप्सी में ये वाले फीचर मिले,
कौन से? नंबर 1, एपिथेलियम का काउंट बढ़ जाए विद इन द एंटेरोसाइट्स। ये जो एंटेरोसाइट्स हैं, ठीक है, इनके अंदर लिम्फोसाइट्स का काउंट बढ़ जाए, ठीक है, लिम्फोसाइट्स का काउंट इंक्रीज हो जाए। नंबर 2, क्रिप्स जो हैं, जो क्रिप्स हैं, आपको पता है कि एक विलाय होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और एक क्रिप्ट होता है, ठीक है, और यानी उसकी जो डिप्रेशन है दैट इज क्रिप्स। अगर वो डिप्रेशन ज्यादा बड़ी हो जाए यानी क्रिप्ट का हाइपरप्लेजिया हो जाए, और थर्डली जो विलाय हैं वो एट्रोफिक हो जाए, विलाय की तोड़फोड़ हो जाए, लॉस ऑफ विलाय, यानी वो एट्रोफिक हो जाए। अब वो आगे उसकी कैटेगरी है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वो हमारा उधर नहीं हम जा रहे। सो ये 3 चीजें आपने देखनी। नंबर 1, आपने देखना है विलाय की हाइट ठीक है। अगर विलाय की हाइट कम हुई है तो दिस इज एट्रोफी, विलस एट्रोफी। दूसरी तरफ आपने देखना है कि क्रिप्ट जो है, जो डिप्रेशन यानी क्रिप्ट जो है, उसकी डेप्थ ठीक है। अगर उसकी डेप्थ बढ़ी हुई है तो दैट इज क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया। और फिर आपने देखना है कि लिम्फोसाइट काउंट विद इन द इंटेरोसाइट, अगर वो काउंट नॉर्मल है तो ओके, अगर नॉर्मल नहीं है, बढ़ा हुआ है, तो इट मींस के देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो हमने 3 चीजें देखी हैं। क्या देखा हमने? एक, विलाई की हाइट, अगर विलस हाइट कम हुई हो यानी विलस एट्रोफी हो, या क्रिप्ट की डेप्थ बढ़ी हुई हो यानी क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया हो, या लिम्फोसाइट इन द इंटेरोसाइट, लिम्फोसाइट जो इंटेरोसाइट के अंदर है उनका काउंट बढ़ा हो। ये 3 चीजें, ये 3 मेन चीजें। अगर ये तीनों चीजें ऐसे हैं यानी विलाई की एट्रोफी है, क्रिप्स का हाइपरप्लेजिया है, और लिम्फोसाइट्स इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट काउंट ज्यादा है, तो इट मींस के ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम सीलिएक डिजीज। और चीजें भी हो सकती है, जैसे लेमिना प्रोप्रिया के अंदर प्लाज्मा सेल्स और मास सेल या लिम्फोसाइट्स वगैरह, उनका लेवल भी बढ़ सकता है। बट स्पेसिफिक जो फीचर है वो ये, अगर क्लिनिकल फीचर वही हैं जो मैंने बताए, अगर सीरोलॉजी पे यानी इन्वेस्टिगेशन पे एंटीबॉडीज का लेवल भी हाई है, और जब आपने बायोप्सी सेंड की तो बायोप्सी में भी यही फीचर मिले, कौन से फीचर? विलस एट्रोफी, क्रिप्ट का हाइपरप्लेजिया एंड इंक्रीज्ड इंट्राएपिथेलियल काउंट, तो देन you will diagnose, you will label that patient as celiac disease. He is suffering from celiac disease. ये डायग्नोसिस के लिए जरूरी है, ये तीनों फीचर्स जरूरी हैं फॉर द डायग्नोसिस। इन तीनों फीचर्स की बेस पे आप डायग्नोसिस करोगे, किसी एक बेस पे ये नहीं हो रहा है सिर्फ सिंपल क्लिनिकल फीचर की बेस पे आपने डायग्नोसिस बना दी कि सफरिंग फ्रॉम सीलिएक डिजीज, ऐसे नहीं है, ना ही सिंपल इन्वेस्टिगेशन की बेस पे होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जरूरी हैं, बट द गोल्ड स्टैंडर्ड इज अगेन बायोप्सी, गोल्ड स्टैंडर्ड फिर वही है बायोप्सी, बट ये तीनों चीजें जरूरी है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सीलिएक डिजीज। Now the complications, अब complications में क्या हो सकता है? हो सकता है कि पेशेंट सफर फ्रॉम सीवियर मेल न्यूट्रिशन, ज़ाहिर है जब खा पी नहीं रहा प्रॉपर तो उसे मेल न्यूट्रिशन हो सकती है। अच्छा, डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ये एक खास एक स्किन लीजन है जो सीलिएक डिजीज के पेशेंट में हो जाती है। प्रोरेटिक लीजन होती है, खारिश वगैरह होती है और कुछ गुली वगैरह बन जाते हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है पेशेंट विद सीलिएक डिजीज सफर फ्रॉम डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, या ये भी हो सकता है कि ही प्रेजेंट्स विद द डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ठीक है, वो इसके साथ प्रेजेंट हो और जब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करें तो पता चले कि ही इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम सीलिएक डिजीज, ये भी हो सकता है। दैट इज एटिपिकल प्रेजेंटेशन। अभी जो मैंने आपको सारी ये जो फीचर्स बताए थे दैट आर टिपिकल प्रेजेंटेशन, यानी जो क्लासिक जो फीचर्स है वो है, लेकिन एटिपिकली भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो पेशेंट हो सकता है सफर फ्रॉम डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, सफर फ्रॉम लिम्फोसाइटिक गैस्ट्राइटिस, फ्रॉम द कोलाइटिस, एंड अगर सीलिएक डिजीज ज्यादा देर रह जाएगी, ज्यादा लॉन्ग चलेगी उससे, एज इट इज अ क्रोनिक डिजीज, तो पेशेंट के अंदर 2 तरह के ट्यूमर भी एराइज हो सकते हैं। रिस्क होता है सीलिएक डिजीज के अंदर इन ट्यूमर्स का, एक है एंटेरोपैथी एसोसिएटेड टी सेल लिम्फोमा एंड सेकंड इज स्मॉल इंटेस्टाइन का एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है।
ये दोनों भी हो सकता है, यानी इंटेस्टाइन का टी सेल लिम्फोमा भी हो सकता है या उसका अडीनोट्रांसिनोमा भी हो सकता है। इनका रिस्क बढ़ जाता है इन केस ऑफ सीलिएट डिजीज। ट्रीटमेंट, जो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है दैट इज सिंपल, दैट इज ग्लूटेन फ्री डाइट। दिस इज द ट्रीटमेंट कि पेशेंट को ग्लूटेन फ्री डाइट का इस्तेमाल करवाया जाए। जाहिर है जब वो चीज नहीं खाएगा जिसकी वजह से उसे ये बीमारी स्टार्ट हुई है, तो वो इस बीमारी से उसकी जान छूट जाएगी। ग्लूटेन फ्री डाइट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। बट ग्लूटेन फ्री डाइट का इस्तेमाल करना और इसके साथ स्टिक रहना फॉर लाइफ लॉन्ग, ये डिफिकल्ट होता है। ठीक है, पेशेंट ज्यादा ग्लूटेन फ्री डाइट पर स्टिक नहीं रहते, ज्यादा परहेज नहीं कर पाते, जाहिर है इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर उसे बार बार वही साइन सिम्टम आते रहते हैं और सीलिएट डिजीज उसी तरह कंटिन्यू होती रहती है। अच्छा, अब सीलिएट डिजीज की डिफरेंट प्रेजेंटेशन हो सकती है। हो सकता है कि सीलिएट डिजीज प्रेजेंट करे एज साइलेंट सीलिएट डिजीज। अच्छा, ये क्या होता है? अगर पेशेंट आपके पास आए किसी और वजह से, जब मैंने अभी आपको बताया कि एटिपिकल प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, जो मैंने बताई थी वो सारी क्लासिक प्रेजेंटेशन। हो सकता है पेशेंट किसी और वजह से आए, हो सकता है पेशेंट डर्माटाइटिस हर्पिटिफार्मिस की वजह से आए, कि उसकी स्किन के ऊपर कुछ लीजन है जो उसे परेशान कर रही है और उसके लिए वो आपके पास आ रहा है। हो सकता है वो अनीमिया की वजह से आए आपके पास। ठीक है, और फिर आप उसको इन्वेस्टिगेट करो और पता चले कि इसको ही सफरिंग फ्रॉम सीलिएट डिजीज। सो पेशेंट आपके पास आ रहा है, उसे साइन सिम्टम नहीं है, क्लिनिकल फीचर्स नहीं है सीलिएट डिजीज वाले, लेकिन जब आपने इन्वेस्टिगेट किया तो उसकी अंदर एंटीबॉडीज का लेवल उसी तरह ज्यादा था, और जब आपने उसकी बायोप्सी की तो बायोप्सी के अंदर विलेस एट्रोफी, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया और इंट्राएपिथेलियल लिम्फ काउंट वो भी ज्यादा थे। तो इससे आपको पता चलेगा कि ही इज सफरिंग फ्रॉम सीलिएट डिजीज। इसे हम कहेंगे साइलेंट सीलिएट डिजीज, यानी जिसमें साइलेंट मींस के उसके साइन सिम्टम नहीं आए बट बाकी चीजें वही हैं सीलिएट डिजीज वाली। इन्वेस्टिगेशन पे भी सीलिएट डिजीज है और माइक्रोस्कोपी पे भी, बायोप्सी पे भी सीलिएट डिजीज। अच्छा, दूसरा क्या होता है? लेटेंट सीलिएट डिजीज। अब ये क्या है? पेशेंट आपके पास आ रहा है विद टिपिकल साइन सिम्टम्स, टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स के साथ आया है, आपने उसकी सीरोलॉजी करवाई है तो एंटीबॉडीज का लेवल उसी तरह ज्यादा है, लेकिन जब आपने उसकी माइक्रोस्कोपी करवाई, उसकी बायोप्सी करवाई, तो बायोप्सी में वो वाले फीचर नहीं मिले जो हम देखना चाह रहे हैं, वो फीचर नहीं मिले, तो इसको हम लेटेंट सीलिएट डिजीज बोलते हैं। यानी उसका फीचर, क्लिनिकल फीचर वही है, सीरोलॉजी वही है, लेकिन उसकी माइक्रोस्कोपी उसको सपोर्ट नहीं कर रही, तो इसे हम लेटेंट सीलिएट डिजीज कहेंगे। और थर्ड होता है रिफ्रैक्टरी सीलिएट डिजीज या रिफ्रैक्टरी स्प्रू। ठीक है, रिफ्रैक्टरी सीलिएट डिजीज। अब ये क्या चीज है? पेशेंट आया है, वो आपके पास टिपिकल फीचर्स के साथ आया है, साइन सिम्टम के साथ, क्लिनिकल फीचर के साथ, आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई है तो एंटीबॉडीज रेज हैं, फिर आपने उसकी माइक्रोस्कोपी करवाई तो माइक्रोस्कोपी में भी वही वाले फीचर हैं जो सीलिएट डिजीज के हैं, और आपने कहती कि यही सफरिंग फ्रॉम सीलिएट डिजीज, और इसका हल ये है कि इसे ग्लूटेन फ्री डाइट शुरू की जाए। लेकिन जब ग्लूटेन फ्री डाइट शुरू की तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। दिस इज रिफ्रैक्टरी सीलिएट डिजीज। यानी आपने उसे जो अल्टीमेट हल है ग्लूटेन फ्री डाइट उस पर डाला, लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो दिस इज अ डिफिकल्ट केस टू मैनेज, और इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी सीलिएट डिजीज। तो प्रोग्नोसिस इज एक्सीलेंट, अगर उसे टाइमली डायग्नोज कर दें और टाइमली उसे ग्लूटेन फ्री डाइट स्टार्ट कर दी जाए तो इसका प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट होता है। लेकिन इस प्लान के साथ स्टिक रहना ये मुश्किल होता है, दैट इज अ डिफिकल्ट जॉब। सो मैंने आपसे बात की सीलिएट डिजीज के बारे में। मैंने कहा कि पेशेंट कैसे आएगा आपके पास, ही विल प्रेजेंट टू यू एज अ पेशेंट ऑफ मेल एब्जॉर्प्शन। उसे मेल एब्जॉर्प्शन वाली सारी हिस्ट्री होगी। मेल एब्जॉर्प्शन क्या होती है? यानी कोई चीज उसे हजम नहीं हो रही जो वो खा पी रहा है। अच्छा, फीचर क्या होंगे? वो कहेगा जी मुझे भूख नहीं लगती, मुझे डायरिया है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, जा रहा है, ये सारा कुछ है तो वेट लॉस भी होगा। साथ में वो कहेगा, हो सकता है कि मुझे एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, कोई और इरिटेबिलिटी है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये मेल एब्जॉर्प्शन वाले फीचर हैं। तो जब आप मेल एब्जॉर्प्शन वाले फीचर की डीडी बनाओगे तो उस डीडी में एक सीलिएट डिजीज भी है। जब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो कुछ फीचर्स आपको सीलिएट डिजीज को सपोर्ट कर रहे होंगे। अब सीलिएट डिजीज होती क्या है? व्हाट इज दिस? इट इज अ ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी। यानी उस पेशेंट को इशू ये है कि
क्या चीज हजम नहीं हो रही? ग्लूटेन हजम नहीं हो रहा। जो वो खा पी रहा है उसके अंदर ग्लूटेन है, ठीक है, वो व्हीट, राय, बार्ले, जो हम नॉर्मली खाते हैं इनसे बनी हुई चीजें, इनके अंदर ग्लूटेन होता है और वो ग्लूटेन सेंसिटिव होता है वो पेशेंट, उससे ग्लूटेन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, लिहाजा ग्लूटेन की वजह से उसे प्रॉब्लम्स आ रही होती है। अच्छा, अब इसका इसका मैकेनिज्म क्या है वो मैंने आपको बताया कि कैसे ग्लूटेन कन्वर्ट होता है इनटू ग्लाइडिन और कैसे वो अंदर जाता है और फिर कैसे इसके अगेंस्ट CD4 टी सेल्स एक्ट करते हैं और एंटीबॉडीज बनाते हैं, और दूसरी तरफ कैसे CD8 टी सेल्स एंटेरोसाइट्स के अंदर आते हैं और उसे डैमेज करते हैं। यानी विलियस एट्रोफी जो हो रही है वो हो रही है ड्यू टू दिस CD8 टी सेल, इसी वजह से ये डैमेज हो रहा होता है। ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने बताया कि चूंकि ये इम्यून मीडिएटेड डिजीज है, सील डिजीज है इम्यून मीडिएटेड डिजीज, सो बाकी इम्यून मीडिएटेड डिजीज की तरह इनकी भी एसोसिएशन होती है विद अदर इम्यून मीडिएटेड डिजीज। ऐसे पेशेंट में, यानी जिस पेशेंट में सील डिजीज है उसमें कोई और इम्यून डिजीज भी हो सकती है, लाइक डायबिटीज है, जॉर्डन सिंड्रोम है, थायराइडाइटिस, डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम वगैरह वगैरह, और डिजीज भी हो सकती हैं। हेरिडिटरी डिजीज भी हो सकती हैं, जैसे टर्नर है, डाउन है। तो पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? वैसे ही जैसे मैल एब्जॉर्प्शन वाला, चाहे वो अडल्ट है चाहे वो पीड्स है, ठीक है। उनकी प्रेजेंटेशन, साइन सिम्टम तकरीबन सेम है। टिपिकल प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको बताई क्लासिकल, वो सेम है। ठीक है, बच्चे में थोड़ा सा हो रहा है कि वो इरिटेबल हो रहा जा रहा है, वो बता नहीं सकता, तो वो इरिटेबल हो रहा हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो, और जो उसकी ग्रोथ है, ग्रोथ उसकी इफेक्ट हुई होगी इसी वजह से। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन क्या करवाओगे? टिपिकली आप जो चीजें देखना चाह रहे हो वो क्या है? वो ये एंटीबॉडीज। कौन सी एंटीबॉडीज? एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज, एंटी डियामाइडेटेड ग्लाइडिन एंड एंटी एंडोविशियल एंटीबॉडीज, ये आप देखना चाहते हो। माइक्रोस्कोपी में आपको क्या हेल्प मिलेगी? अगर माइक्रोस्कोपी में ये तीन फीचर हों, कौन से तीन फीचर? विलाई की तोड़फोड़ हुई हो, विलियस एट्रोफी, क्रिप्ट की डेप्थ बढ़ गई हो, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया, या जो एपिथेलियम है उसके अंदर लिम्फोसाइट काउंट बढ़ गया हो, उनके अंदर लिम्फोसाइट की तादाद बढ़ गई हो। तो ये तीन चीजें हैं जो हमें हेल्प करती हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सीलिएक डिजीज, ये तीन चीज, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक ये बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो सीलिएक डिजीज की डायग्नोसिस है वो किसी एक चीज की वजह से नहीं बनती। अगरचे ये गोल्ड स्टैंडर्ड बायोप्सी है, लेकिन इसकी डायग्नोसिस के लिए जरूरी है क्या चीजें? क्लिनिकल फीचर्स सीलिएक डिजीज वाले हों, सीरोलॉजी इसको सपोर्ट कर रही हो, एंटीबॉडीज रेज हो, और माइक्रोस्कोपी पे ये तीनों फीचर हो, ठीक है। तो फिर हम सोचते हैं कि ये पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सीलिएक डिजीज, और उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मैंने आपसे डिस्कस की कि ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट उसकी ग्लूटेन फ्री डाइट की, ये अल्टीमेट हल है, लेकिन बात होता है कि पेशेंट को ग्लूटेन फ्री डाइट से भी आराम नहीं आ रहा होता। एनीहाउ, हमने कहा इसकी डिफरेंट प्रेजेंटेशन हो सकती है। सीलिएक डिजीज के पेशेंट में क्या हो सकता है? हो सकता है वो साइलेंटली प्रेजेंट करे, यानी उसके क्लिनिकल फीचर्स ना हो, कुछ और फीचर आ रहे हो, लेकिन जब आप इन्वेस्टिगेट करो और जब आप उसकी माइक्रोस्कोपी करवाओ तो फीचर सीलिएक वाले मिल जाए आपको। दिस इज साइलेंट सीलिएक डिजीज। हो सकता है कि पेशेंट आपके पास क्लिनिकल फीचर्स के साथ प्रेजेंट करे सेम सीलिएक डिजीज वाले, जब इन्वेस्टिगेशन करवाओ तो उसमें भी वही इशू हो कि उसकी एंटीबॉडीज रेज हो, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोपी करवाओ तो माइक्रोस्कोपी में ये तीन फीचर ना मिल रहे हैं, तो फिर आप उससे कह दोगे कि दिस इज लेटेंट सीलिएक डिजीज। अच्छा, अगर पेशेंट क्लिनिकल फीचर भी वही है, इन्वेस्टिगेशन भी वही है, माइक्रोस्कोपिक में फीचर भी वही आ रहे हैं, लेकिन जब आप ग्लूटेन फ्री डाइट शुरू करवाते हो और वो उसे रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो फिर हम उसे कहेंगे रिफ्रैक्टरी सीलिएक डिजीज। फिर मैंने बताया कि इसकी प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट है।